आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के, दैट इज चाइनीज असर्शन एंड इट्स वल्नरेबिलिटीज। सो न्यूज़ में क्यों है? इन द बैकड्रॉप ऑफ कोविड 19 पेंडेमिक, जिसके लिए चाइना को एक्यूज़ किया जा रहा है, और अब तो बात काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और काफ़ी हद तक इस बात को माना जा रहा है कि चाइनीज़ वायरस ये है जो कि वुहान की जो लैब है वहाँ से लीक हुआ है। बट अगेन अभी काफ़ी जल्दबाजी होगी ये कहना कि ये कितना ठीक है, लेकिन इसके बैकग्राउंड में क्या चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। चाइना के ऊपर जो एलिगेशंस लग रहे हैं, उन एलिगेशंस के बाद भी चाइना कोई डिफेंसिव स्टैंड नहीं ले रहा है। हाउएवर इट इज टेकिंग एन एग्रेसिव स्टांस एज फार इट्स डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसीज आर कंसर्न। चाहे डोमेस्टिक पॉलिसीज हों या फिर इसकी फॉरेन पॉलिसीज हों, चाइना झुकने को तैयार नहीं है और चाइना काफ़ी एग्रेसिवली इन सारे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनका जवाब दे रहा है, राइट। सो इट इज़ विजिबल इन इट्स हैंडलिंग ऑफ द हांगकांग इशू, ताइवान इशू, एग्रेसिव स्टांस अगेंस्ट इंडिया। तो हांगकांग की बात करें तो इसका इंटरनल मैटर है, डोमेस्टिक मैटर है। ताइवान इसका डोमेस्टिक मैटर है। तो डोमेस्टिक जो इसकी अप्रोच है वो भी काफ़ी एग्रेसिव है, और अगर हम इसकी इंटरनेशनल अप्रोच की बात करें, फॉरेन पॉलिसी की बात करें, तो वो भी काफ़ी एग्रेसिव है। इसका बेस्ट एग्जांपल इंडिया के साथ जो इसका रिफ्ट जो चल रहा है, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो मजलिंग जो हुआ था इंडियन सोल्जर्स के बीच में और चाइनीज सोल्जर्स के बीच में। ओवरऑल चाइना हैज़ मूव्ड अवे फ्रॉम द प्रीवियस प्रेसिडेंट डेंग जियाबिंग्स अप्रोच ऑफ कीपिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये नाम आप याद रख लेना। आमतौर पर मैं नाम याद रखने के लिए नहीं कहता हूँ, बट दिस इज इंपॉर्टेंट। तो डेंग आप पूरा भी नहीं रखना चाहते तो डेंग याद रख लेना कि जो डेंग प्रेसिडेंट थे चाइना के, उनकी जो अप्रोच थी दैट वाज कीपिंग अ लो प्रोफाइल। इसलिए चाइना बहुत ज़्यादा न्यूज़ में नहीं रहता था। चाइना अपने आप को ताकतवर बना रहा था, चाइना लो प्रोफाइल मेंटेन कर रहा था। लेकिन अब चाइना क्योंकि ताकतवर हो चुका है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग पावर्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, उसके पास फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज़्यादा आ चुका है। तो अब जो करंट जो प्रेसिडेंट हैं दैट इज़ जी जिनपिंग, उन वो इस पॉलिसी से यानी कीपिंग अ लो प्रोफाइल पॉलिसी से मूव कर चुके हैं, एंड नाउ ही इज़ फॉलोइंग एन एग्रेसिव एंड असर्टिव चाइना पॉलिसी। तो अब जो चाइना है वो एग्रेसिव है, न सिर्फ एग्रेसिव है बल्कि ज़िद्दी है, असर्टिव चाइना है, ठीक है। सो देखते हैं इस बैकग्राउंड में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले कर रहे हैं और आगे क्या इसमें डेवलपमेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो एक एक करके बात करते हैं। पहले बात करते हैं चाइना का रिलेशनशिप या चाइना का कॉन्फ्लिक्ट जो हांगकांग से चल रहा है। तो हांगकांग इज़ अ स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन विद इन चाइना। तो प्रीवियसली आई जस्ट मैंशन अबाउट वन चाइना पॉलिसी। तो जब हम वन चाइना पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं तो वन चाइना पॉलिसी में आपको याद ये रखना है कि एक तो ये कि चाइना जो है वो वन चाइना पॉलिसी के अंतर्गत हांगकांग को अपना मानता है। दूसरा, वो तिब्बत को अपना मानता है जो काफ़ी हद तक है भी, राइट। इसके अलावा ताइवान को वो अपना मानता है, राइट, मकाओ। तो ये सारे जो इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स हैं ये सब चाइना के हैं, और चाइना की जो वन चाइना पॉलिसी है इसको इंडिया ने एक्सेप्ट किया हुआ है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आ सकता है आपके एग्जाम में कि इंडिया जो है चाइना की वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करता है, मानता है या नहीं मानता। तो इंडिया हैज़ रिकॉग्नाइज वन चाइना पॉलिसी, ठीक है। सो हांगकांग क्या है? इट इज़ अ स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन विद इन चाइना बिकॉज ऑफ ब्रिटिश लेगेसी। अब ये कहानी है, इस कहानी की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को कि हांगकांग किसके पास था। ये लीज पर था बेसिकली, राइट। उसके बाद इसको वापस करने का वक्त आ चुका है, और बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, कल्चरल डिफरेंसेस हैं, पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं बिटवीन चाइना, बिटवीन द चाइनीज़ मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स और द चाइनीज़ मॉडल ऑफ पॉलिटी। जब हम हांगकांग की बात करें तो कॉन्ट्रास्ट है, बहुत डिफरेंस है, क्योंकि हांगकांग में आपको कैपिटलिस्ट अप्रोच ज़्यादा देखने को मिलती है, आपको यूरोपियन मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये एक रिफ्ट क्रिएट हो रहा है। चाइना हैज़ इफेक्टिवली ट्राइड टू कर्ब द ऑटोनॉमी बाय पासिंग अ सीरीज ऑफ लेजिस्लेशन। अब काफ़ी ज़्यादा कानून जो है लाइन से चाइना ने पास किए हैं, जिस वजह से हांगकांग में उन्हें रेजिस्ट किया जा रहा है। कौन कौन से कानून? तो पहले बात करते हैं एक्स्ट्राडिशन लॉ की। सो क्या है ये? अ लेजिस्लेशन विच वॉज लेटर स्क्रैप, इसको पहले हटा दिया गया था, दैट वुड अलाउ द लोकल गवर्नमेंट टू एक्स्ट्राडिट क्रिमिनल्स टू द मेनलैंड चाइना। तो यहाँ पर जो हांगकांग है, हांगकांग की जो लोकल कोर्ट है, इस कानून के तहत, एक्स्ट्राडिशन लॉ के तहत ये क्या कर सकता है, हांगकांग के जो लोग हैं उनको
वहाँ से एक्सट्रेडिट कर सकता है मेन लैंड चाइना में। काफ़ी विरोध इसका हुआ था और बाद में इसको हटा दिया गया, इसको स्क्रैप कर दिया गया, बट दिस वाज द लेजिस्लेशन जिसको पास किया गया था बाय द चाइना। इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी लॉ, नेशनल सिक्योरिटी लॉ क्या बोलता है कि जो भी व्यक्ति हमारे खिलाफ बात करेगा, यानी आपके जो डिसेंट है, विरोध जो है उसको कर्ब करता है, सिविल लिबर्टीज को कम करता है हांगकांग में, इसके खिलाफ भी काफ़ी ज़्यादा जो है काफ़ी ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ था इस लॉ का। क्योंकि अगर आप हांगकांग की बात करो ना, तो हांगकांग के जो सिटीजन्स हैं वो ज़्यादा अवेयर्ड हैं, वो ज़्यादा बिलीव करते हैं डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पर एज़ कम्पेयर टू द पीपल ऑफ चाइना। तो इस तरह के लॉज जब पास में तो बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट आपको वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तीसरा जो बड़ा कानून था जो पास हुआ था, जो कंट्रोवर्शियल कानून था, वो था एक्सपल्शन ऑफ लॉ मेकर्स। दिस लॉ एम्पावर्स द चाइनीज गवर्नमेंट टू एक्सपेल द लॉ मेकर्स इन हांगकांग। तो हांगकांग की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वहाँ पर जो लॉ मेकर्स हैं, जो कानून बनाने वाले हैं, जो मेंबर्स हैं उस लेजिस्लेटिव काउंसिल को, कि उनको एक्सपेल करने का अधिकार जो है चाइना के पास था, चाइनीज गवर्नमेंट के पास था। तो ये भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल था, इसमें भी काफ़ी डिबेट हुई, लेकिन पीछे नहीं हट रहा है चाइना। ठीक है, तो चाइना जो है वो एग्रेसिव है काफ़ी अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी में। चाइना बहुत असर्टिव है अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में। इसका पहला एग्जांपल हमने हांगकांग में देख लिया। इसके अलावा अगर हम ताइवान की बात करें तो ताइवान में जो है सोवरेनिटी को लेकर जो झगड़ा चल रहा है, राइट। ताइवान जो है वो इंडिपेंडेंट नेशन अपने आप को डिक्लेयर करता है, लेकिन चाइना उसको वन चाइना पॉलिसी के तहत अपना मानता है। इंडिया ने भी अभी ताइवान को एज अ सेपरेट कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं किया है, इसलिए इंडियन एम्बेसी नहीं होती ताइवान में, वहाँ पे अपना काउंसिलर होता है। ठीक है, चाइनाज असर्शन अलोंग LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में गलवान वैली में जो झगड़ा हुआ था, जिसमें क्लेम किया गया था कि 42 इंडियन सोल्जर्स को जो है मारा गया था। आई गेस इतना ही नंबर था, आई एम नॉट श्योर। दीज आर द क्लेम्स जिनको अभी एक्सेप्ट नहीं किया गया था, ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया गया था, और लगभग इतने ही और इससे ज़्यादा सोल्जर्स की डेथ हुई थी, चाइनीज सोल्जर्स की डेथ हुई थी। तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव स्टैंड आपको चाइना का देखने को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट द क्लेम ऑफ चाइना इन साउथ चाइना सी, बहुत एग्रेसिवली वहाँ पे चाइना जो है वो अपना रोल प्ले कर रहा है। अमेरिका उस पर प्रेशर डाल रहा है, फिलीपींस ने केस किया है उसके ऊपर, बट चाइना बीइंग अ वेरी असर्टिव कंट्री वो किसी की नहीं सुन रहा है। चाइनीज मैनिपुलेशन ऑफ WHO, ये एलिगेशन है WHO के ऊपर कि चाइना को डिफेंड किया है, राइट। दिसंबर 2019 में ही जो है, इनफैक्ट नवंबर 2019 में कोरोना के बारे में, कोविड-19 वायरस के बारे में बता दिया गया था WHO को, लेकिन बहुत इंटेलिजेंटली उस न्यूज़ को जो है छुपा दिया गया था, दबा दिया गया था। अगेन दीज आर दी एलिगेशंस, ये एलिगेशन है कि चाइना जो है WHO को मैनिपुलेट कर रहा है, राइट। और जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, इसकी साख पे भी काफ़ी बड़ा धब्बा जो है वो लगा है। इसलिए अमेरिका अपने आप को WHO से अलग कर लेता है, पेरिस क्लाइमेट चेंज जो समिट हुआ था उससे अपने आप को अलग कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसका ट्रस्ट नहीं है इन सारे मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस में। डोमेस्टिकली चाइना हैज ट्राइड टू कर्ब द डिसेंटिंग वॉइसेस इन इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी चाइना की जो गवर्नमेंट है, चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ जो भी डोमेस्टिक जो विरोध वहाँ पे हो रहा है, प्रोटेस्ट वहाँ पे हो रहा है, चाइना उसको काफ़ी ब्रूटली क्रश कर रहा है। इकोनॉमिकली अगर हम बात करें, चाइना हैज परस्यूड एन एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ स्ट्रेटेजी। ये तो मैंने आपको बताया था शुरू से ही, चाइना की जो इकोनॉमी है दैट डिपेंड्स ऑन एक्सपोर्ट। बहुत बड़े लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, बहुत बड़े लेवल पर जो है एक्सपोर्ट किया जाता है, और इसी को कहा जाता है इंटरनेशनल सर्कुलेशन। और बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पैसा भी कमा रहे हैं। However, this strategy is facing challenges because of declining global economy as a result of the COVID pandemic। यार सीधी बात है कि चाइना जो है, राइट, चाइना इंडिया को बेच रहा है कुछ भी, फॉर एग्जांपल, ठीक है, और वहाँ से इंडिया से उसको पैसा आ रहा है। लेकिन पैंडेमिक की वजह से इंडियन इकोनॉमी खुद डाउनफॉल हो रही है। जब डाउनफॉल होगी तो अपने खर्चे कम करेगी, जब खर्चे कम करेगी तो 100 चीज़ें लेती थी पहले, अब केवल 50 चीज़ें लेगी। तो चाइना का एक्सपोर्ट भी सफ़र किया है इससे, ठीक है। तो उसकी इकोनॉमी में भी इसका थोड़ा बहुत आपको फ़र्क देखने को मिलता है। इसके अलावा अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने इम्पोज कर दिए रिस्ट्रिक्शंस ऑन चाइनीज़ एक्सपोर्ट, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस जो हैं चाइनीज़ एक्सपोर्ट्स पे लगा दिए गए हैं, और ट्रेड वॉर तो चल ही रहा है पिछले 3-4 साल से बिटवीन अमेरिका एंड चाइना। सो इट इज़ ऑल्सो फेसिंग चैलेंजेस इन द टेक्निकल फील्ड। जो मैंने अभी आपको पिछले लेक्चर में बताया था, हुआई जो है उसको बैन कर दिया अमेरिका ने, और अमेरिका से रिलेटेड जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी उसको बैन कर दिया या उसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस लगा दिए। तो काफ़ी एक मैटर ऑफ कंसर्न है चाइना के लिए। Thus, domestic consumption led growth is one of the option that remains with China.
अब जब भाई आपके एक्सपोर्ट जब ख़त्म हो जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, तो आपको डिपेंड होना पड़ता है फिर डोमेस्टिक मार्केट पे। भाई आपका फॉरेन मार्केट अगर बंद हो रहा है तो फिर आप डोमेस्टिक मार्केट पे डिपेंड करोगे, ठीक है, डोमेस्टिक कंजप्शन पे डिपेंड करोगे, तभी आपकी गाड़ी आगे चल पाएगी, तभी आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल हो पाएंगे, राइट। लेकिन चाइना कोशिश कर रहा है कि वो अपने रिलेशंस को और अच्छे से डेवलप करे और अच्छे से एक्सप्लोर करे और नए मार्केट ढूंढे, ठीक है, खासतौर से एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन एपेक जिसे कहा जाता है। तो फाइनेंशियल टाइज में इन्वॉल्व हो रहा है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स को जो है अट्रैक्ट कर रहा है, और इसकी जो इकोनॉमिक स्ट्रेटजी है ये इसके 14th 5 ईयर प्लान जो है उसमें भी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो 14 5 ईयर प्लान जब इनका डिक्लेयर हो जाएगा तो आपको पता चलेगा व्हाट एग्जैक्टली चाइना वांट और व्हाट एग्जैक्टली विल बी इट्स प्लान ऑफ एक्शन। तो आपको देखो, अपने यहाँ पे भी 5 ईयर प्लान होता था पहले, मोदी जी ने 2014 में उसको बंद कर दिया, ठीक है। तो 5 ईयर प्लान अमेरिका में भी होता है, और नॉट अमेरिका, चाइना में भी होता है, रशिया में भी होता है। तो इंडिया भी उस मॉडल को अपनाता था, बट नाउ वो इंडिया में नहीं है, ठीक। वुल्फ वॉरियर अप्रोच, तो चाइना की एक मूवी सीरीज है वुल्फ वॉरियर उसे कहा जाता है, और कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि चाइना जो है इस स्ट्रैटेजी पर काफ़ी यकीन करता है कि वो अकेले चलना चाहता है। वुल्फ वॉरियर, चाइना का कोई परमानेंट दोस्त आपको, बहुत क्लोज दोस्त देखने को मिलता नहीं है। पाकिस्तान को भी आप दोस्त नहीं बोलेंगे, पाकिस्तान का सिर्फ यूज़ कर रहा है चाइना, राइट। पाकिस्तान और जो चाइना है वो दे आर नॉट फ्रेंड्स, दोस्ती हमेशा बराबर वालों के साथ होती है। चाइना और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है, दे बोथ आर यूजिंग ईच अदर, ठीक। तो वुल्फ वॉरियर क्या दिखाता है आपको, चाइनीज स्ट्रेटेजी दिखा रहा है। और चाइनीज स्ट्रेटेजी क्या है, चाइना ये दिखाने की कोशिश कर रहा है दैट आई एम द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। और जिस तरीके से हीरो जो होता है उसके अगेंस्ट हो जाती है पूरी दुनिया, सारे गुंडे मिलकर उसके अगेंस्ट हो जाते हैं, इसी तरीके से चाइना के अगेंस्ट पूरी दुनिया है। क्वाड है, ठीक है, अमेरिका अलग है, इंडिया जो है चाइना के अगेंस्ट है, ऑस्ट्रेलिया जो है वो क्वाड में आ रहा है, जापान आ चुका है। तो वो क्या इमेज बना रही है अपने, वो बना रहे हैं वुल्फ वॉरियर की इमेज बना रहे हैं दैट वी आर द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन वी आर वुल्फ वॉरियर एंड द होल वर्ल्ड इज अगेंस्ट अस। तो इसका इस तरह का एक इमेज चाइना अपनी बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। सो चैलेंजेस टू द माइटी इमेज ऑफ चाइना, जितनी भी मैंने आपको पहले भी बताया, जितनी भी आपकी ग्लोबल कंट्रीज हैं, दे आर अ बिट स्केप्टिकल अबाउट द राइज ऑफ चाइना, बिकॉज दे बिलीव दैट जितना ज़्यादा चाइना पावरफुल होगा उतना ज़्यादा वो ऑथोरिटेरियन सुपर पावर बनेगा। अमेरिका की अगर हम बात करें तो कुछ भी कहो, अमेरिका में डेमोक्रेसी ज़रूर है, वो अगर ऑथोरिटेरियन मॉडल अपनाते भी हैं तो कहीं ना कहीं उनको कंट्रोल करने के लिए सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट काम करता है अमेरिका में। वहाँ पे आपको ह्यूमन राइट्स का काफ़ी रिस्पेक्ट देखने को मिलता है, वहाँ पे डेमोक्रेसी काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन इसलिए वो बहुत जिम्मेदारी से बिहेव करते हैं। लेकिन अगर आप चाइना को उसकी जगह रखें तो चाइना में एक तो डेमोक्रेसी नहीं है, चाइना में ह्यूमन राइट्स नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो अगर वो एक पावरफुल कंट्री बनता है देन इट मे बी अ वेरी ऑथोरिटेरियन सुपर पावर, जो कि दुनिया के लिए सही नहीं होगा, राइट। टैरिफ वॉर जो चल रहा है अमेरिका के बीच में और चाइना के बीच में, इट मे इंक्रीज, इट विल इंक्रीज, इट हैज़ ऑलरेडी इंक्रीज। अब बाइडन आके थोड़ा सा चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अगेन नेशनल इंटरेस्ट तो बाइडन के भी हैं, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको उनकी स्ट्रेटजीज में देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। फिर जो भी हांगकांग में हुआ, ताइवान में हुआ, इंडिया में हुआ, इंडिया के साथ जो भी LAC में हुआ, राइट, गलवान वैली में जो भी हुआ, वो कहीं ना कहीं चाइना की इमेज को काफ़ी ज़्यादा खराब कर चुका है, एडवर्सली इम्पैक्ट डाल चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपने मेंस के आंसर में लिख सकते हैं। एक सर्वे हुआ है प्यू रिसर्च सेंटर, और 14 देशों में इन्होंने सर्वे किया है जहां पर मेजॉरिटी ऑफ द रिस्पोंडेंट्स हैव एन अनफेवरेबल ओपिनियन ऑफ चाइना, ठीक है। सो ये प्लीज़ आप इसको नोट कर लेना, प्यू रिसर्च सेंटर, ये आपके इंटरव्यू में और मेंस आंसर राइटिंग में काम आएगा, खासतौर से इंटरनेशनल रिलेशंस में जो आप आंसर लिखेंगे कि एक सर्वे हुआ है जिसको प्यू रिसर्च सेंटर ने किया है, और यहाँ पे 14 देशों में ये सर्वे कंडक्ट किया गया था, और ज़्यादातर लोग, मोर देन 50% जो लोग हैं उनका ओपिनियन चाइना के लिए काफ़ी अनफेवरेबल ओपिनियन है, ठीक है। सो ये चाइना जो है, हावेवर इट हैज़ बिकम अ ह्यूज, अ जाइजेंटिक इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर भी बहुत स्ट्रांग है, बट जब हम इसकी सॉफ्ट पावर के बारे में बात करते हैं तो ये अभी काफ़ी पीछे चल रहा है। देखो, इंटरनेशनल रिलेशन में 3 तरह की पावर होती हैं। हार्ड पावर, जब भी आपको अपना काम करवाना हो तो आप हार्ड पावर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे अमेरिका कई बार हार्ड पावर का इस्तेमाल करता है, जैसे उसने ईरान में किया, उसने इराक में हार्ड पावर का इस्तेमाल किया, अफगानिस्तान में हार्ड पावर का इस्तेमाल किया। उसके बाद होती है सॉफ्ट पावर।
राइट। तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में सॉफ्ट पावर दूसरे नंबर पे आती है। सॉफ्ट पावर का मतलब जैसे इंडिया यूज़ करता है अपनी कल्चरल पावर्स को यूज़ करना, अपने कल्चरल लिंक्स को, रिलीजियस लिंक्स को यूज़ करना, ठीक है, या फिर आप जो आपका डायस्पोरा है उसको यूज़ करना, ठीक है। बॉलीवुड का काफ़ी इस्तेमाल किया है इंडिया ने सॉफ्ट पावर को गेन करने के लिए, ठीक है। क्रिकेट का काफ़ी इस्तेमाल होता है। सो दिस कम अंडर सॉफ्ट पावर। उसके बाद रिसेंटली एक नई पावर जो है वो ऐड ऑन हुई है इंटरनेशनल रिलेशन में, जिसे कहा जाता है स्मार्ट पावर। सो स्मार्ट पावर इज अ मिक्स ऑफ हार्ड पावर एंड सॉफ्ट पावर। कहीं पे आपको सॉफ्ट होना है, कहीं पे आपको हार्ड होना है, राइट। सो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए वी कैन रियली एक्सप्लोर द वल्नरेबिलिटीज़ ऑफ चाइना। और ऐसा नहीं है कि चाइना में सब कुछ अच्छा चल रहा है, और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं अभी, और इफ़ वी adopt smart power approach, then definitely we can counter China, right? So this is it from my side. Thank you so much. God bless you.